हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों थोड़ा 2-3 दिन बाद जो है वो आज वीडियो बन रही है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब हो चुका था, लेकिन आज मैं कुछ स्वस्थ हूँ। इसके चलते जो है वो वीडियो मैं आज से बना रहा हूँ। और जो है रेगुलर जैसे कि हम लोग अभी कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे, तो कोशिका के बारे में जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था सब कुछ, अब बस हम लोगों के लिए केंद्रक बच गया था। तो आज हम लोग केंद्रक और गुणसूत्र की संरचना के बारे में देखेंगे, और इसके बाद फिर कल जो अगली वीडियो होगी, तो अगले वीडियो में हम लोग जो है वो जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे, इसके साथ ही विषाणु के बारे में भी पढ़ेंगे, और उन सभी से होने वाले रोग वगैरह के भी बारे में हम लोग देखेंगे। और वो चैप्टर होने के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कोशिका विभाजन, क्योंकि कोशिका विभाजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो कोशिका विभाजन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का केंद्रक जो है वो हमारा जो है वो मेन यहाँ पे आज चल रहा है। तो केंद्रक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए केंद्रक एक्चुअल में है क्या। केंद्रक जैसे कि देखिए जब हम पढ़ा रहे थे आपको कोशिका, तो आपको पता था कि सबसे ऊपर एक झिल्ली थी जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता था। अच्छा, इसके ऊपर भी एक पहले भित्ति रहती थी जो कि केवल पादपों में पाया जाता है, जिसको कोशिका भित्ति होता है। इसके बाद केंद्रक झिल्ली, इसके बाद जो है इसमें जो है वो तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे कोशिका द्रव कहते हैं, और बीच में जो होता है वो होता है केंद्रक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस केंद्रक के ही बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। तो केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1831 ईस्वी में की थी। ठीक है, कोशिका में। अच्छा, कोशिका में कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब जो कोशिका में केंद्रक होता है, बात यहाँ पे उसकी की जा रही है कि कोशिका में केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में और रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके बाद यह कोशिका द्रव्य के बीच में एक बड़ी गोल एवं गाढ़ी संरचना है। कोशिका द्रव्य जैसे कि ये देख रहे हैं, ये कोशिका द्रव्य जो है इधर इधर देख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब कोशिका द्रव्य तो है। कोशिका द्रव्य के जो है वो बीच में एक जो कोशिका द्रव्य के बीच में एक बड़ी गोल एवं गाढ़ी जो है वो क्या है? संरचना है। यानी कि ये जो है वो कोशिका द्रव्य के बीच में जो है, ये कोशिका द्रव्य के बीच में स्थित रहता है, और एक गाढ़ी गोल जो है वो एक संरचना है। इसके बाद इसके चारों ओर दोहरे परत की एक झिल्ली होती है। यानी कि इसकी जो झिल्ली होती है, जो कोशिका के ऊपर जो झिल्ली होती है, तो देखिए क्षमा कीजिएगा, जो केंद्रक के ऊपर जो झिल्ली होती है, तो ये झिल्ली एक नहीं होती है। ये झिल्ली जो होती है वो दोहरी झिल्ली होती है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, मैंने कुछ बनाने की भी कोशिश की है। तो यहाँ पे ये एक परत वाली झिल्ली नहीं है। इसमें देखिए आपको 2 परत दिख रहा होगा, एक ऊपर परत है, एक नीचे परत है। तो ये दोहरी परत वाली झिल्ली है। यहाँ पे मैंने कुछ बनाया भी है। तो एक दोहरी परत वाली ये झिल्ली है, जिसे केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और ये जो है ना, जो ये झिल्ली आपको दिख रहा है, इसी को बोलते हैं केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली। ठीक है, यानी कि केंद्रक के ऊपर जो है एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है, और उस झिल्ली को ही कहते हैं केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली। इसके बाद यदि बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ, तो अगला पॉइंट देखिए कि प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में प्रायः एक केंद्रक पाए जाते हैं, लेकिन कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। कोई कोई जो जीवित कोशिका होता है उसमें एक तो रहेगा ही रहेगा, कोई ये नहीं कि एक बिना केंद्रक के रहेगा। जो जीवित होगा, जो जीवित कोशिकाएं होती है उसमें प्रायः एक केंद्रक पाए जाते हैं, लेकिन कुछ कोशिका ऐसी भी होती है जिसमें जो केंद्रकों की संख्या होती है वो एक से अधिक भी होती है। इसके बाद अगला पॉइंट है, केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव्य भरा रहता है, जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अब देखिए केंद्रक के अंदर भी जो है ना गाढ़ा और अर्ध तरल जो है वो द्रव्य भरा रहता है। केंद्रक के, जैसे कि मैंने यहाँ पे केंद्रक बनाया है, तो आप देख पा रहे होंगे कि केंद्रक के अंदर भी गाढ़ा अर्ध तरल, ये केंद्रक के अंदर ये गाढ़ा अर्ध तरल बाबू नहीं है, इसको मत समझिएगा। ये जो है वो क्रोमैटिन जालिका है, इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। इसके अंदर
इसके अंदर भी जो है वो गाढ़ा अर्ध तरल जो है वो एक द्रव्य भरा रहता है, जिसे हम लोग केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अब केंद्रक द्रव्य में महीन धागों की जाल जैसी रचना होती है, जिसे क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। अब जो केंद्रक द्रव्य है, जैसे कि मैंने बताया कि केंद्रक द्रव्य जो रहता है वो कहाँ रहता है, केंद्रक के बीच में। तो केंद्रक द्रव्य जो होता है, तो केंद्रक द्रव्य के बीच में जो होता है ना, वो देखिए केंद्रक द्रव्य में महीन धागों की जाल जैसी जो है वो रचनाएं पाई जाती है। जैसे कि देख रहे हैं ये धागे की महीन धागे की रचना, धागे जैसी जो है वो रचना पाई जा रही है। और ये जो रचनाएं होती है इसे ही बोलते हैं क्रोमेटिन जालिका। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा पॉइंट, क्योंकि यहां से ही निकल के आपका गुणसूत्र आएगा। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट आपको क्रोमेटिन जालिका याद रखना चाहिए कि केंद्रक द्रव्य में महीन धागे जैसी रचनाएं पाई जाती है, जिसे क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। क्योंकि कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमेटिन जालिका जो होती है वो अलग होके गुणसूत्र का निर्माण करती है। ठीक है, अब यदि बढ़ते हैं तो क्रोमेटिन जालिका जो होती है वो डीएनए और प्रोटीन के बनी होती है। जो क्रोमेटिन जालिका के बारे में यदि हम बात करें कि ये बनी किससे होती है, जो महीन धागे के आकार की जो आकृति पाई जाती है, तो जो क्रोमेटिन जालिका होती है वो डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है, इससे ये बना होता है, और साथ ही साथ इसमें प्रोटीन भी मिला होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका के धागे कई छोटी और मोटी छड़ जैसी रचनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहा जाता है। कोशिका विभाजन के समय यही जो है क्रोमेटिन जालिका बहुत सारी छोटी मोटी छड़ के आकार की जो है वो आकृति ये ग्रहण कर लेती है, और वो जो आकृति होती है जो छड़ के आकार की होती है, जो कि क्रोमेटिन जालिका से ही बनती है, उसे ही बोलते हैं गुणसूत्र। अब हम लोग कुछ अपना गुणसूत्र अब हम लोग जो है कुछ गुणसूत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए गुणसूत्र के बारे में भी देख लेते हैं, और फिर देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। और साथ ही साथ मैं तो फिगर के थ्रू ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आपको इन सभी पॉइंट को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं कि आपको कहीं पे कोई कैसा मतलब क्या समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। मैं जो है आपका जितना हो सके हेल्प जरूर करने की कोशिश करूंगा, और यदि आप कहिएगा कि वीडियो और थोड़ा सा विस्तार से बनना चाहिए तो मैं वीडियो विस्तार से भी बनाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, और अगला पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, क्योंकि यहाँ से जो है वो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट देखिए हमारा है कि डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। जो डीएनए पाई जाती है, यानी कि जो क्रोमेटिन जालिका किसकी किसकी बनी होती है, डीएनए और प्रोटीन की। तो इस डीएनए में क्या होती है कि डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है, यानी कि उसमें जो है हर एक तरह के जो भी कोशिका के निर्माण में कोशिका के निर्माण के लिए जितने भी आवश्यक सूचनाएं होती हैं वो सारी की सारी डीएनए में होती है। तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि यदि किसी का यदि हड्डी वगैरह मिलता है तो कहीं पे देखते हैं कि सैनिक वगैरह जो होते हैं या किसी तरह का कोई ऐसा होता है कि जहाँ पे बहुत मतलब जानवर वगैरह मर उड़ जाते हैं, या किसी तरह से कहीं पे भी कंकाल वगैरह भी मिलता है, तो उस कंकाल की जो है वो तुरंत डीएनए टेस्ट की जाती है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ अपने सोसाइटी में जो है वो कुछ किसी तरह के शक को दूर करने के लिए भी डीएनए टेस्ट करवाया जाता है। तो ये डीएनए टेस्ट जो है वो आवश्यक ये इसलिए करवाया जाता है क्योंकि इसमें कोशिका के निर्माण से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएं जो होती है वो इसमें निर्मित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, तो जीन कहते हैं। जो डीएनए की क्रियात्मक खंड होती है, यानी कि जो डीएनए क्रियात्मक इकाई होती है उसे जीन कहा जाता है। याद रखिएगा कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं।
अगला है डीएनए का अनुवांशिक पदार्थ तथा जीन को अनुवांशिक इकाई कहते हैं। ठीक है, डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ तथा जीन को अनुवांशिक इकाई कहते हैं। जो डीएनए होता है उसे अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं तथा जो जीन होता है, चूंकि जीन जो होता है वो डीएनए के थ्रू बनता है, यानी कि तो जो ये जीन होता है तो जीन को अनुवांशिक इकाई कहते हैं। ठीक है, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में एक छोटी गोलाकार या अंडाकार रचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। देखिए, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में ही एक छोटी सी गोलाकार या अंडाकार रचना पाई जा रही है जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रिका, जिसे हम लोग केंद्रिका कहते हैं। और ये जो केंद्रिका होती है वो एक नहीं होती है, वो केंद्रिका जो है वो हजारों की संख्या में हो सकती है। ठीक है, तो ये अनेक होती है केंद्रिका, और ये कहाँ पाई जाती है, तो ये केंद्रक द्रव्य में पाई जाती है। इसके साथ ही मैं यदि बता दूं कि देखिए यहाँ पे केंद्रक छिद्र भी दिख रहा है, तो केंद्रक छिद्र क्या कार्य करता है कि जैसे कि जो ये केंद्रक द्रव्य होता है, और केंद्रक द्रव्य के जस्ट बाहर जो होता है वो क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। तो केंद्रक द्रव्य जो होता है, तो ये जो छोटा छोटा जो छिद्र होता है उससे जो होता है वो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच जो है वो पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है, इसलिए ये केंद्रक के छिद्र होते हैं। केंद्रक छिद्र भी जो है वो जरूरी है, क्योंकि इसी से जो है वो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य का जो है वो पदार्थों का जो है वो आपस में आदान प्रदान होता रहता है। अब बढ़ते हैं केंद्रक के कार्य। तो केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है। सबसे पहले केंद्रक के कार्य के बारे में यदि हम लोग पढ़ें तो केंद्रक क्या करता है कि केंद्रक जो है वो कोशिका की रक्षा करता है और कोशिका विभाजन में भाग लेता है। देखिए, कोशिका विभाजन के जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है केंद्रक। ठीक है, तो कोशिका विभाजन के लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका केंद्रक है। तो केंद्रक क्या करता है कि यह कोशिका की रक्षा करता है और कोशिका विभाजन में भाग लेता है। अगला है पॉइंट कि यह कोशिका के अंदर संपन्न होने वाली सभी उपापचयी तथा रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जितने भी उपापचयी क्रियाएं होती है और रासायनिक क्रियाएं, वो सबका नियंत्रण जो होता है वो केंद्रक के पास होता है। और लास्ट नंबर पॉइंट है, यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिकीय आरएनए उत्पन्न करता है। जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक आरएनए की आवश्यकता होती है तो वो भी केंद्रक के थ्रू ही उत्पन्न होती है। अब बढ़ते हैं गुणसूत्र के संरचना के बारे में, और अब पढ़ते हैं गुणसूत्र के बारे में। चलिए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं गुणसूत्र के संरचना के बारे में। तो देखिए, गुणसूत्र के संरचना में सबसे पहले आपको बता दें कि सामान्यतः कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र जो होते हैं वो महीन, लंबे तथा अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देते हैं। क्योंकि ये जो गुणसूत्र होते हैं, ये जो हम लोगों ने पढ़ा था क्रोमैटिन जाली का, उसी का जो है वो परिवर्तित रूप होता है। तो क्रोमैटिन जाली का जिस तरह से देख रहे थे कि कुंडलित आकार का था, तो उसी तरह से जब उसी का ये पार्ट है तो ये जो है ये भी जो है वो कुंडलित आकार के और महीन धागे के समान ही होता है। यानी कि सामान्य कोशिकाओं में सामान्य कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र जो होता है वो महीन, लंबे तथा अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में जो है वो दिखाई देते हैं। इसके बाद जो है प्रत्येक गुणसूत्र के देखिए कितने भाग होते हैं, तो प्रत्येक गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं। पहला होता है पेलिकल, दूसरा होता है मैट्रिक्स और तीसरा होता है क्रोमैटिड्स। याद रखिएगा, पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमैटिड्स। ठीक है, ये प्रत्येक जो है वो 3 भाग होते हैं गुणसूत्र के, पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमैटिड्स। याद रखिएगा। अब पेलिकल क्या होता है, अब हम लोग बारी बारी से इसके बारे में जो है वो जानकारी लेंगे। पेलिकल क्या है, तो पेलिकल जो होता है वो गुणसूत्र का सबसे बाहरी आवरण होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो पेलिकल है, यहाँ पे गुणसूत्र का मैंने जो है वो एक फिगर बनाने की कोशिश की है। तो जो पेलिकल है, तो देख लीजिए जो सबसे बाहर जो है वो सबसे बाहर आवरण कौन सा है, जो सबसे बाहर देखिए ये सब आवरण है। तो सबसे बाहरी आवरण जो होता है इसे हम लोग पेलिकल कहते हैं। ठीक है, यानी कि गुणसूत्र का जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसे पेलिकल कहा जाता है। दूसरा होता है मैट्रिक्स। पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग जो है वो मैट्रिक्स कहलाता है। जो पेलिकल जो है जितना भी एरिया को घेरे रहता है, तो अंदर वाला जितना भी एरिया होता है इसे हम लोग कहते हैं
मैट्रिक्स, यानी कि पेलिकल के थ्रू जितने भी जो है वो एरिया घेरे रहते हैं उसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। अगला नंबर जो है वो थर्ड नंबर है क्रोमैटिड्स। तो क्रोमैटिड्स देखिए किसे कहते हैं, मैट्रिक्स में गुणसूत्र की पूरी लंबाई में, ठीक है, मैट्रिक्स में गुणसूत्र की पूरी लंबाई में दो समांतर कुंडलित धागे के समान रचना होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे कि मैट्रिक्स में जो है वो क्या है कि गुणसूत्र की पूरी लंबाई में दो समांतर कुंडलित धागे के समान रचना होती है। ये देखिए, ये जो है वो दोनों के दोनों समांतर धागा जो है वो कुंडलित धागे के आकार की जो है वो रचना है, और इसी रचना को हम लोग कहते हैं क्रोमैटिड्स, ठीक है, या इसी को हम लोग कहते हैं अर्धगुण सूत्र, ठीक है, यानी कि ये जो धागे के समान जो है वो समांतर रचनाएं पाई जा रही है, इसे ही कहा जाता है अर्धगुण सूत्र या क्रोमैटिड्स, ठीक है। अब देखिए क्रोमैटिड जो होती है वो डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो क्रोमैटिड्स होती है वो किस चीज की बनी होती है, तो जो क्रोमैटिड्स होती है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। याद रखिएगा, जो क्रोमैटिड होती है वो डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। इसके बाद गुणसूत्र के दोनों क्रोमैटिड्स एक स्थान पर सेंट्रोमियर के द्वारा एक दूसरे से संयोजित रहते हैं। गुणसूत्र के जो है वो दोनों क्रोमैटिड्स, यानी कि जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर वो गुणसूत्र को कितने दो भागों में विभाजित कर देता है, यानी कि गुणसूत्र के दोनों क्रोमैटिड्स, जो दोनों क्रोमैटिड्स होते हैं वो एक स्थान पर सेंट्रोमियर के द्वारा एक दूसरे से संयोजित रहते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संकुचन है, यहाँ पे भी सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर एक यहाँ पे भी है, यानी कि सेंट्रोमियर के पास आके जो होता है वो गुणसूत्र जो है वो अलग हो जाते हैं, लेकिन कुछ पार्ट उनका जो है संयुक्त रहता है। यानी कि सेंट्रोमियर गुणसूत्र के दोनों क्रोमैटिड्स एक स्थान सेंट्रोमियर के द्वारा एक दूसरे से जो है वो संयोजित रहते हैं, यानी कि मिले रहते हैं। इसके बाद जो है लास्ट नंबर पॉइंट कि सेंट्रोमियर की उपस्थिति के कारण ही गुणसूत्र दो भागों में विभाजित हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो सेंट्रोमियर है ये गुणसूत्र को दो भाग में, दो पार्ट में जो है वो विभाजित कर देता है, और प्रत्येक पार्ट को बाहु कहा जाता है। यानी कि इधर का जो पार्ट है ये बाहु हो गया, इधर का जो पार्ट है ये भी बाहु हो गया, यानी कि जो प्रत्येक पार्ट है इन प्रत्येक पार्ट को हम लोग बाहु कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे देख लेते हैं कि दोनों बाहुओं के संधि स्थल पर एक संकुचन होता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सेंट्रोमियर होता है वो गुणसूत्रों को दो भागों में बांट देता है। तो जो सेंट्रोमियर जब गुणसूत्र को दो भागों में बांटा तो वहां पे एक संकुचन होता है। जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे भी संकुचन हुआ है और यहाँ पे भी एक संकुचन हुआ है। तो इस तरह का जो संकुचन होता है उसे जो पहले बार यदि संकुचन होगा तो उसे प्राथमिक संकुचन कहेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि बाहुओं में प्राथमिक संकुचन के अलावा एक अन्य संकुचन भी हमको देखने को मिल जाता है, जिसे कि हम लोग द्वितीय संकुचन कहते हैं। यानी कि गुणसूत्र की संख्या यदि गुणसूत्र की लंबाई यदि आपकी अधिक है तो संकुचन उसमें जो है वो प्राथमिक संकुचन के अलावा जो है एक द्वितीय संकुचन भी बन जाता है। अब बात करते हैं आगे, तो गुणसूत्र का सबसे ऊपरी भाग जो है वो टेलोमियर कहलाता है। जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ऊपरी भाग है गुणसूत्र का, जो सबसे ऊपर वाला जो शीर्ष भाग है, इस शीर्ष भाग को हम लोग बोलते हैं टेलोमियर। याद रखिएगा कि जो गुणसूत्र का सबसे शीर्ष भाग होता है यानी कि ऊपरी भाग होता है उसे टेलोमियर कहा जाता है। अब जो है यहाँ पे हम कुछ जीव और उसके में प्राप्त गुणसूत्रों की संख्या के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए मनुष्य में जो है वो गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो 46 होती है, क्योंकि जो है हर एक जीवों की कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे कि मनुष्य की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 46। ड्रेसोफिला में होती है 8। मक्का के कोशिकाओं में जो होती है, मक्का के पौधा का जो कोशिका होता है उसमें जो होता है गुणसूत्रों की संख्या 20 होती है। और टमाटर के पौधे की कोशिकाओं में जो है वो गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है, तथा आलू के पौधे के कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 48 होती है।
एक जोड़े के दोनों गुणसूत्र सदा एक दूसरे के समान होते हैं, यानी कि जो एक पेयर बनता है तो पेयर में जो है वो दोनों का जो गुणसूत्र की संख्या रहती है वो हमेशा जो है वो समान रहती है, जिस कारण इन्हें समजात गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, समजात गुणसूत्र। जितना मेरे पास उतना ही तुम्हारे पास। ठीक है, यानी कि यहाँ पे यदि हम बात करें नर और मादा को लेके, तो यानी कि दोनों में यदि एक ही जाति के हैं तो दोनों में गुणसूत्रों की जो संख्याएं होंगी वो सेम होंगी। आगे, ऐसी कोशिका के गुणसूत्र समूह जिसमें दोनों समजात गुणसूत्र होते हैं उन्हें द्विगुणित कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि वैसे कोशिका के गुणसूत्र समूह जिसमें दोनों समजात गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, यानी कि बराबर जिनमें जो होती है वो गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो ऐसे जो है ऐसे गुणसूत्र जो होती हैं वो द्विगुणित कहलाते हैं। ऐसे जो गुणसूत्र होते हैं वो द्विगुणित कहलाते हैं। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोगों ने तो मुझे सपोर्ट भी बहुत ज्यादा किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अच्छा है ऐसा आप लोगों ने पूरा सपोर्ट किया है, लेकिन फिर भी आप वीडियो पूरा देखें, और वीडियो पूरा देखने के बाद यदि आपके मन में कोई सजेशन है, कोई आप मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर दें। और साथ ही साथ मैं तो पढ़ा रहा हूँ, ऐसे आप भी देखें अपना बेसिक, और जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप पूरे मन से एग्जाम की तैयारी करें, ताकि आप अपने टारगेट को प्राप्त कर सकें, और फिर अपने परिवार और भी जो भी आपके सपने हैं आप उसको एकदम अच्छे तरह से जो है वो पूरा करें। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो होगा वो जीवाणु के ऊपर होगा, तो अगला वीडियो भी जो है उम्मीद है कि 1-2 दिन में आ ही जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने से मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ता है, और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन, और साथ ही साथ जो है वो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।